तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बार बार मैं दोस्त दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो क्या नाम मेरी दोस्ती में ज़्यादातर फाइनल ईयर के लेक्चर चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोमक कैंसर के बारे में। स्टोमक कैंसर, जिसे वेजल कैंसर की बातचीत करनी है तो टाइम रहा था। तो स्टोमक कैंसर के बारे में पता होनी चाहिए। क्या 2 कैंसर की बातचीत करेंगे, हमें 2 या 3 आ जाते हैं, लिम्फोमा भी आ जाते हैं, तो उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। मेन जो बातचीत करेंगे वो एडिनोकार्सिनोमा रहता है। मोस्ट कॉमन जो टाइप रहता है उसका एडिनोकार्सिनोमा वाला टाइप रहता है हिस्टोलॉजी में देखें तो। और वैसा दूसरा रहता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक है, तो इस तरीके से 2 टाइप है। सबसे पहले बात करते हैं एडिनोकार्सिनोमा, जिसके बारे में पूछा जाएगा। स्ट्रोमल ट्यूमर वैसे में MCQ वगैरह आता है, वैसे बड़ा क्वेश्चन आया नहीं ये। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है हमारे एक तरीके से रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में याद रखना न्यूट्रिशन वाले रिस्क फैक्टर हुए जिसमें या तो फैट कम ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, या और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये अपने आप में एक तरीके से रिस्क फैक्टर रहता है। ठीक है, या फिर इस तरीके से हमने नाइट्रेट्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से एक रिस्क फैक्टर ज़रूर बनता है। उसके अलावा ये सोशल लेवल देखा तो लो सोशियो स्टेटस में देखा जाता है। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करके चलें तो न्यूट्रिशनल स्टेटस में ये चीज़ तो आती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, एक तरीके से जिसमें हाई सॉल्ट इंटेक डाइट जो लेते हैं हकीकत में, उनमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा देखने को होता है। स्मोक्ड मील, स्मोक्ड फिश होती है ना, तो जापान वगैरह में काफ़ी खाते हैं हकीकत में। हाई सॉल्ट वाली फिश जो होती है वो खाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर तरीके से ये ज़्यादा प्रेवलेंस होती है इसकी। तो ये तरीके से ये न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर हो गए हमारे। ये सोशल में लो सोशल स्टेटस में दिखाया जाता है। एनवायरमेंटल में बात करके चलें तो इस तरीके से उसमें क्या होता है, इस तरीके से प्रिजर्व नहीं कर रखा है, या फिर जिस ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं हकीकत में खाने में, वही तरीके से फैटर। उसके अलावा स्मोकिंग और एल्कोहल ये तो रिस्क फैक्टर रहते ही हैं। ठीक है, यदि हम मेडिकल लेवल पे है तो मेडिकल में क्या क्या हो सकता है, तो हमारे एच पोलायर इन्फेक्शन होता है, वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अल्सर वगैरह करता है, उससे आजकल की संभावना होती है कैंसर की। उसके अलावा HBV इन्फेक्शन होता है, उसके तरीके से रिस्क फैक्टर बन जाता है। उसके अलावा कहते हैं पॉलिप जो होते हैं हमारे एडिनोमेटस पॉलिप होता है, वो अपने आप में रिस्क फैक्टर होता है। गेस्ट्रोएंटेराइटिस तो टाइप ए गेस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप बी रहती है, मीन तो वही तरीके से गेस्ट्रोएंटेराइटिस वो कर सकती है हकीकत में, रिस्क फैक्टर का प्रदान करती है। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारी एक तरीके से मेस्टर्स डिजीज आती है, जिसमें एंक्रोडिया होता है। इसमें कहते हैं मास्टर डिजीज में कहते हैं एंक्रोडिया का मतलब होता है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हुआ है, एटोपिक गैस्ट्राइटिस हो गया, यानी कि तरीके से जो भी कंडीशन जिसमें पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करती है, इसमें जो भी कंडीशन इसमें एसिड सिक्रेशन डिक्रीज हो गया, वो एक तरीके से रिस्क फैक्टर के रूप में काम करती है। जैसे गैस्ट्रेक्टमी होगी वो एक तरीके से रिस्क फैक्टर रहती है। ये उसके अलावा कहते हैं जेनेटिक्स में तो इस तरीके से मेल जेंडर में ज़्यादा कॉमन रहता है ये हकीकत में ना। हम आगे चल के बात करेंगे कौन सा टाइप भी होते हैं इसी तरीके से। तो एक टाइप मेल में कॉमन रहता है, दूसरा टाइप उसमें कॉमन रहता है। इस तरीके से मेल जेंडर कौन होता है, ग्रुप ए जो होती है हकीकत में। ग्रुप ए बात करते हैं ब्लड ग्रुप से ए याद रखना है। ग्रुप ए में इस तरीके से ज़्यादा कॉमन रहता है। और बाकी के तो 3 तो हमें पता ही है जो हर किसी में लिखते हैं, तो हेलियड नॉन पॉलीसिस कार्सिनोमा, लीफ हेमाइन सिंड्रोम, तो ये तरीके से तो हर जगह चल रहे हैं ये चीज़ें। तो ये तरीके से इस प्रकार रहता है इस तरीके से। तो हम आते हैं इसे प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो रिस्क फैक्टर है, प्रोटेक्टिव फैक्टर भी नहीं। प्रोटेक्टिव फैक्टर रहते हैं हमारे सेलेनियम हुआ, जिंक है हमारा, विटामिन ई से नहीं, तो विटामिन सी इस तरीके से प्रोटेक्टिव फैक्टर रहता है। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा एस्पिरिन है, विटामिन ए है, वो एक तरीके से ए याद रखना ना, ग्रुप ए विटामिन ए प्रोटेक्टिव में ज़्यादा होता है। विटामिन ए प्रोटेक्टिव फैक्टर है, विटामिन ए डेफिशिएंसी से वो रिस्क फैक्टर निकाल दीजिए। तो इस तरीके से एस्पिरिन विटामिन ए एक तरीके से रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव फैक्टर हुआ है। उसके अलावा विटामिन सी है, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। कैल्शियम प्रोटेक्टिव फैक्टर है। उसके अलावा क्या सेलेनियम और जिंक याद रखना, इस तरीके से वो प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं। ठीक। अब से क्लासिफिकेशन बात कीजिए तो क्लासिफिकेशन के नाम पे तरीके से 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन होते हैं, तो जो पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में क्वालिफिकेशन अंदर पढ़ा जाता है, जिस पर क्वेश्चन आता है। पैथोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट, हम पूरी तरह MBBS कवर करके चल रहे हैं। पैथोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन पूछा जाता है वो लॉरेंट क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। ठीक है, लॉरेंट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो लॉरेंट क्लासिफिकेशन में तरीके से वो पूछता है खाली बस वो टाइप जो होता है, क्लासिकल टाइप होता है इंटेस्टिनल, और एक जो एटिपिकल टाइप होता है डिफ्यूज टाइप, इसमें अंतर करने को। जो क्लासिकल टाइप होता है वो कॉमन हो, सिंपल सी बात है, तो वो मेल्स में देखने को मिलता है। ऐसा लगा मेल्स में ही कॉमन मिल रहा है ओवरऑल। इस तरीके से 6 डेकेड्स के आसपास जो ओल्ड मेल होता है उसमें देखने को मिलता है, और जो कि यंग फीमेल में देखने को मिलता है डिफ्यूज टाइप का आता है। ये उसमें एक तरीके से कौन सा पार्ट नहीं पता, डिस्टिल टाइम का, उसमें प्रॉक्सिमल वाला। ये मैंने एक तरीके से ज़्यादा दूर जा रहा है, एज में ऊपर जा रहा है, ज़्यादा दूर जा रहा है, नीचे नीचे से, उससे हिसाब लगा सकते हैं। इसमें जो फैक्टर आएंगे इस तरीके से यंग एज में आ रहा है ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर होंगे, फैमिलियर फैक्टर मैं बता सकूँ,
और हकीकत में वो वाला ओल्ड एज के संग आ रहा है तो वो कैसा रहेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं हकीकत में ग्लैंड फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है, तो हकीकत में ये इंटेस्टाइनल वाला होता है, हकीकत में ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा क्योंकि ज़्यादा आगे तो उम्र में मिला तो डिफ्रेंशिएट हो चुका होगा, इसलिए वेल डिफ्रेंशिएट होता है। उसमें एक तरीके से ये अपीयरेंस पूछता है सिग्नेट रिंग वेराइटी, तो ये सिग्नेट रिंग वेराइटी के बारे में जरूर पूछता है। ये किसमें देखने को मिलती है, डिफ्यूज वाले वेरिएंट में देखने को मिलती है ये। और जेनेटिक पूछ सकता है कौन कौन सी जेनेटिक है, जो हमारा टिपिकल जो इंटेस्टाइनल टाइप होता है वो EPC म्यूटेशन से जुड़ा होता है, EPC जीन म्यूटेशन, और वो होता है डिक्रीज ई अधेरेंट। अब ये सारे ई अधेरेंट EPC वगैरह जब हम इस तरीके से क्या कहते हैं पैथोलॉजी का चैप्टर पढ़ूंगा मैं, इस तरीके से ऑन्कोलॉजी वाला उसमें इस तरीके से बताऊँगा मैं। ये डिक्रीज ई का अधेरेंट होता है, इसमें ये होता है ये। उसके अलावा क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहता है, वो उसका एंडेमिक रहेगा इस तरीके से, क्योंकि पर्टिकुलर फैमिली में इन्वॉल्व हो रहा है ना, वो जो एंडेमिक रहता है उसका एपिडेमिक रहता है, क्योंकि इसमें स्मोकिंग या और फैक्टर का भी इन्वॉल्व रहता है। ये स्प्रेड का नाम पे याद करके चलें तो इसमें हीमेटोजीनियस स्प्रेड मिलता है जो इंटेस्टाइनल वेराइटी हुई, और इसमें डिफ्यूज वेराइटी है उसमें एक तरीके से लिम्फेटिक स्प्रेड देखने को मिलता है। ये जरूर याद रखना ना, ये थोड़ा सा हो सकता है याद नहीं रह पाएगी तो कहीं ना कहीं से तीर बैठा लेते हैं हकीकत से, इसमें थोड़ा सा सीधे रटना पड़ेगा। तो क्या है, इसमें हीमेटोजीनियस स्प्रेड देखने को मिलता है, उसमें तरीके से लिम्फेटिक स्प्रेड देखने को मिलता है ये। अब हम आते हैं बाकी के क्लासिफिकेशन, सारे सर्जरिकल क्लासिफिकेशन है, ये एक तरह क्लासिफिकेशन पैथोलॉजी में पूछा जाता है। तो बाकी सर्जरिकल क्लासिफिकेशन आ गया तो जापानीज क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि जापान में एक तरीके से मोस्ट कॉमन चीज़ देखने में जैसे काफ़ी सारी जगह वो जापानीज काफ़ी मिलेगा, क्योंकि जापान भाई जहाँ पे एक तरीके से कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आते हैं वहाँ पे एक तरीके से डॉक्टर के पास ज़्यादा टाइम होता है रिसर्च करने के लिए, पेशेंट ज़्यादा होता है, सैंपल साइज ज़्यादा होता है उनके पास, इसलिए जापानी क्लासिफिकेशन होता है। एक तरीके से होता है टाइप 1 प्रोट्रूडिंग मतलब ये तरीके से बाहर की साइड निकल रहा है ये अर्ली स्टेज में। टाइप 2 में जो होता है वो हमारा होता है एक तरीके से सुपरफिशियल में भी एक तरीके से आना, सुपरफिशियल एलिवेटेड, सुपरफिशियल फ्लैट है और सुपरफिशियल डिफरेंस। तो सुपरफिशियल याद रखना, उसके बाद ABC बन जाएंगे, और लास्ट में आता है अल्सरेटिव वेराइटी। तो ये तरीके से जापानी क्लासिफिकेशन है। एक होता है हमारा ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन। ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, उसमें एक तरीके से जैसे ऊपर की साइड ग्रो कर रहा था ना पहले प्रोट्रूडिंग ग्रोथ, इसमें प्रोट्रूडिंग इसमें पॉलीपॉइड ग्रोथ, मतलब तरीके से ऊपर का हिस्सा ऊपर निकल रहा है कुछ ना कुछ हिस्सा। दूसरे में गए थे इसमें सीधे सुपरफिशियल कुछ नहीं होता, सीधे अल्सर पर पहुंच जाते, तो अल्सरेटिव ग्रोथ में याद रखना यदि खाली बस उसमें रेज्ड बॉर्डर हैं, हाँ, तो इस तरीके से वो वैसे वो रेज्ड बॉर्डर है, मतलब अंदर इन्फिल्ट्रेशन नहीं किया है ये, तो इस तरीके से वो कह रहे थे टाइप 2। टाइप 3 में जो होता है उसमें अल्सरेटिव ग्रोथ है, उसने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है अंदर। टाइप 4 जो होती है वो सबसे मोस्ट डेंजरस टाइप कहते हैं, वो कहते हैं लिंटिक्स प्लास्टिका। ये सीधे कहा जाता है लिंटिक्स प्लास्टिका, जिसमें इस तरीके से फाइब्रोसिस हो जाता है मतलब हमारे स्ट्रोमा का। तो ये अपने आप में पैथोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर मैंने पैथोलॉजी में ये पता है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में पता था मैं क्या पढ़ा इनमें से। तो लिंटिक्स प्लास्टिका होता है, इसमें लेटर बॉर्डर अपीयरेंस कहते हैं, लेटर बॉर्डर स्टोमक भी लिंटिक्स प्लास्टिका। ये MCQ में आ रखा है मेरे साथ से, जब था ये कम था मैं कभी यार इन सेमेस्टर में आया था कि किस में आया था मैं ध्यान नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ रखा है मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं, ये चीज़ है। तो इस प्रकार ये, और टाइप 5 नॉन क्लासिफाइड होती है, कुछ पता नहीं चलता है आपके। हाँ, इसका मतलब ये मैं समझ टाइप 5 तो खतरनाक होती है, टाइप खतरनाक है, वो नॉन क्लासिफाइड है, पता ही नहीं कर रहे कहाँ किसमें आ रहा है ये। तो अब ये चीज़ होती है, ये यही क्लासिफिकेशन याद रखना है। एक जो क्लासिफिकेशन याद रखता है लोकेशन का स्टीवर्ट क्लासिफिकेशन होता है, ये उसने इसोफेगस को इन्वॉल्व करा ऊपर से नीचे, तो इसोफेगस को इन्वॉल्व कर रखा है उसने, तो इस तरीके टाइप बना गया। तो उसने कार्डिया को इन्वॉल्व, कार्डिया सबसे पहले पोर्शन कार्डिया का ही आता है ना, जो कार्डिया को इन्वॉल्व करा तो टाइप 2 हो गया। तब कार्डिया को इन्वॉल्व करा उसने 2 से 5 सेंटीमीटर तक, तो इस तरीके से मतलब 2 से 5 सेंटीमीटर, 1 से 5 सेंटीमीटर अबव कार्डिया, फिर कार्डिया वाला रीजन 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक, फिर 2 सेंटीमीटर बिलो से 5 सेंटीमीटर तक सब कार्डिया तरीके से। ये इस प्रकार हमारा पोर्शन में डिवाइड है स्टीवर्ट क्लासिफिकेशन के आधार पर ये। तो इस तरीके से कार्सिनोमा स्टोमक की नॉर्मल जानकारी की बात करी जाए तो इस तरीके से मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट कहाँ से मिलती है, तो लिवर में मेटास्टेसिस, हेमेटोजीनस स्प्रेड समझ चलेगा लिवर में, जो भी इतनी GI स्प्रेड है सारे लिवर में जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, ये मेल्स में देखने को मिलता है, ये भी बता चुका हूँ। इस तरीके से में ड्रग्स कौन कौन सी रहती है, कीमोथेरेपी रेजिम, तो कीमोथेरेपी रेजिम जान रखा आजकल के इसोफेगल क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो उसमें सेम रहती है, इस तरीके फ्लोरोयूरेसिस और सिस्प्लाटिन। क्लिनिकल फीचर पे आते हैं मेन जो क्लिनिकल फीचर है मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो मिलता है इसमें एब्डोमिनल पेन। ये ठीक है, तो एब्डोमिनल पेन ये तरीके मोस्ट कॉमन क्या कहते हैं, इस तरीके से सिम्टम होता है। बाकी की इस तरीके से क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें, एक तरीके से डिस्फेजिया एक तरीके से मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, मैं गलत बता दूँ, डिस्फेजिया मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। बाकी क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है।
और सिम्टम की बात करें तो लंप आपको महसूस होगा, उस तरीके से आने की साइन पाया जाता है। उसके अलावा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसका भी बहुत बड़ा कॉज होता है। एनीमिया डेवलप हो जाता है हकीकत में, और डिस्फेजिया तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है ही है। ये चीज़ हाँ, आगे स्टीवर्ट क्लासिफिकेशन ये याद रखना, कार्डियक के अनुसार आसपास ही है। इसमें जो मेन जो चीज़ आपको देखने को मिलती है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, पर्टिकुलर अभी सब पेपर हो उसमें क्वेश्चन पूछा गया लिम्फ नोड में कौन कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है, अथवा में करके पूछा था कि कौन सा नहीं हुआ है। इसमें याद रखना एक्जिला में इन्वॉल्व होगा तो एक्जिला में आइरिस लिम्फ नोड, इधर की साइड तो याद रखते हैं मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व कौन सा, वर्चोफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहता है, तो टोरिसे सिंड्रोम कहते हैं। ये टोरिसे साइन भी लिख सकता है वो, हकीकत में ऐसा नहीं वर्चोफ लिखिए, टोरिसे साइन भी लिख सकता है। हाँ, उसके अलावा अम्बलाइकस के आसपास क्या होता है, सिस्टर मैरी जोसेफ न्यूट्रल इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, उसके अलावा क्या कहते हैं, कोकेन बर्स्ट ट्यूमर होता है, एज में पता है वो भी जुड़ा रहता है ओवेरी से। हाँ, और बल्मर स्टाफ होता है जिसमें एक तरीके से इंट्रा पेरिटोनियल मास देखने को मिलता है, एक तरीके से डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे ये जी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें एक तरीके से पाल्पेबल मास देखने को मिला है, मतलब रेक्टम तक स्प्रेड कर गया, पाउच ऑफ डगलस वगैरह में वो है। तो बल्बर सेल्फ याद रखना, और कुछ याद रखे नहीं रखे, ये सबसे ज़रूरी याद रखना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था इसलिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या रहेगी इसमें, एंडोस्कोपी करेंगे, बायोप्सी, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहती है। ये यदि हम स्टेजिंग करनी है तो स्टेजिंग के लिए अल्ट्रासाउंड रहते हैं, ये भी तरीके से याद रखना। एक तरीके से बायोप्सी स्टेजिंग के लिए करते हैं हम USG, चाहे हकीकत में ईसोफेगस पूछे या फिर ये स्टमक पूछे, दोनों में इतनी इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेजिंग के लिए कर रहे हैं तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड याद रखना, पूरा शब्द एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं। काफ़ी सारी सिमिलरिटी है, इसलिए इसको हम संग में चर्चा कर सकते हैं, मतलब आगे हो सकता करते हैं, टाइम रखता हूँ। ये इस तरीके से अच्छा स्टेजिंग पे आते हैं, स्टेजिंग में भी लगभग सेम क्लासिफिकेशन होता है, हालांकि बताया था मैं, अब तो मैं पहले स्टमक मैंने ऐसी वगैरह मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए था पहले में, लेकिन मैं स्टमक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा रहा था, पहले कर लीजिए। ये तो इसलिए क्या होता है, इस तरीके से यदि खाली बस डिस्प्लेजिया हो रखा है, इस तरीके से ये TA में क्या होता है हकीकत में, उसमें लेमाइना प्रोपिया इन्वॉल्व करा है, इसलिए लेयर्स वाइज करना। लेमाइना प्रोपिया की बात करते हैं सबम्यूकोसा है, तो 1B में क्या है सबम्यूकोसा, तो उसके बाद क्या आता है मसल वाली मस्कुलर स्कोपिया, तो स्टेज 2 में क्या आ जाएगा मस्कुलर स्कोपिया, तो स्टेज 3 में क्या आ जाता है सिरोसा, तो सिरोसा इन्वॉल्व कर दिया। स्टेज 4A और 4B की बात होती है, जिसमें एक तरीके से सिरोसा को फाड़ के आगे निकल गया हो, तो जिसमें एक तरीके से किसको पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लिया, विसरल पेरिटोनियम जो होती है सिरोसा के आगे निकल के पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लिया, तो स्टेज 4A है। यदि इसने एडजेसेंट स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व कर दिया, एक तो ये पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करा है, और इस तरीके से उसने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, तो 1-4B पहुँच जाएगा। इसमें जो मेन जो चीज़ होती है नोडल्स में जरूर याद रखना, कोई काफ़ी बार अब 4-5 नोडल 3-4 नोडल्स होते हैं, इसमें रहते हैं 16 नोडल। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ के नोडल्स का होता है, ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए मेरा पिछला लेक्चर जरूर देख लेना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं, ये देख लेना इस बार, तो मुझे भी ढंग से याद नहीं है अब तो ये चीज़ है। तो जिस प्रकार रहता है, यदि N1 में आता है 1 to 2 रहेंगे, इसमें यह N3B तक पहुँच जाता है, उसमें N1 N2 N3 जाता है, इसमें N3B तक पहुँच जाता है, इसमें 16 से ज़्यादा फ्लोन इन्वॉल्व हो जाते हैं। यदि 7 से 15 हो रहे हैं तो N3 आ जाता है, और जो 2 से 7 तक हो रहे हैं, 3 से 6 तक, तो वो इस तरीके से N2 पहुँच जाता है। ये इसमें जो आता है, यदि इसमें D2 प्रोसीजर कहा जाता है, जिसमें एक तरीके से ये सब ट्रीटमेंट पे आता है, तो ट्रीटमेंट पे जो हमारा करते हैं, यदि डिस्टल होता है, जैसे इसमें लिम्फ नोड निकालना ही होता है, पहले बात आते हैं यदि डिस्टल इन्वॉल्व होता है, डिस्टल सेगमेंट निकाल दीजिए, ऊपर का छोड़ दीजिए, तो क्या है डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी कर देते हैं। हाँ, यदि उसने बीच का सेगमेंट इन्वॉल्व करते हैं तो बीच का तो निकालना पड़ेगा, लेकिन बीच का ऊपर से नीचे जोड़ना कैसे बनता है हकीकत में, इसलिए नीचे का भी निकाल देता है, खाली ऊपर का होता है, और यदि ऊपर का भी सेगमेंट होगा तो सब पूरा स्टमक काट के निकाल देना होता है। ये इस प्रकार हमारा रहता है प्रॉपर गैस्ट्रेक्टमी का प्रोसीजर। तो ये तरीके से मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहती है, ट्रीटमेंट या सर्जरिकल ट्रीटमेंट रहता है। हाँ, बाकी कीमोथेरेपी में बताया था वही ट्रीटमेंट है जो उसमें 5-फ्लोरोसिस्प्लेटिन है, में एसोफेजियल कार्सिनोमा के लिए दे देते हैं, और इसके लिए भी वही यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी दी जाती है क्योंकि रिकरेंस कम हो, जो गैस्ट्रिक बेड है उसमें रिकरेंस की संभावना ज़्यादा होती है। ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की बात किया जाए वन लाइनर में, प्रोग्नोस्टिक में डेप्थ और इन्वेजन बड़ा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। ये यदि इस तरीके से ओवरऑल पूछे ये है, और यदि ऑपरेबल कैंसर में पूछ रहे तो लिम्फोनोड स्टेज तरीके मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्रोनोलॉजी बेटर रहता है। ये इस तरीके से इसके आधार पर मैं बताया था दो लिम्फो नोड के बारे में। तो इस तरीके से उसमें एक पैराकार्डिक लिम्फो नोड होते हैं हकीकत में। हाँ, ये तो लेसर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर के आसपास के लिम्फो नोड हुए, सुपर एक्टिव की होती है। इसमें ये चीज़ याद रखना, लिम्फो नोड को निकालने का प्रोसीजर को में खाली लिम्फो नोड डिस्कशन में कर देना, D2 लिम्फेडेक्टोमी कर देना, D2 लिम्फेडेक्टोमी एब्डोमिनल लिम्फ नोड क्लियरेंस। ये एक होता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमा ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर होता है। ये किस में देखने को मिलता है? तो ये बताता हूँ बार बार, इंटेस्टिनल स्टाइल ऑफ काजुअल में देखने को मिलता है। ये पैथोलॉजी में पढ़ाता हूँ, मुझे आज तक याद है पर्टिकुलरली। तो ये चीज़ और अलावा वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हकीकत में, KIT म्यूटेशन होता है हकीकत में, ये चीज़ है, मतलब इंटेस्टिनल कैंसर कालाजार इन्वॉल्व होती है। ये हकीकत में पर्टिकुलर मैंने जब भी देता है क्वेश्चन को, मुझे हमेशा यही क्वेश्चन आता है। सुमेटिनिव में हालांकि मैं बता चुका हूँ ड्रग्स के नाम पे, इमेटिनिव सुमेटिनिव इतने ड्रग होती है। तो ये बस गिने चुने MCQ से पूछे जाते हैं, जो कि पैथोलॉजी के टाइम के से पूछे जा रहे हैं हकीकत में। ये मैं काफ़ी बार देख सकते हैं, ये हकीकत में काफ़ी CKIT म्यूटेशन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर में बहुत बार पूछा गया है, और गैस्ट्रो काजल इन्वॉल्व होती है ये। और इसका मार्कर भी पूछता है C117 हकीकत में। ये सारे क्वेश्चन है हकीकत में फिक्स, जो कुछ पैथोलॉजी में पढ़ते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। CD7177 हकीकत में, CKIT हकीकत में। हाँ, ये तरीके से वो मतलब सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं A to A। हाँ, तो अब आए इस पर। सबसे पहले क्या चीज़ इसको याद रखनी है, इसमें इस तरीके से कि इंटेस्टाइनल सेल ऑफ काजल इन्वॉल्व होती है। हाँ, उसके अलावा म्यूटेशन किस में आता है हकीकत में? टायरोसिन आता है, CKIT में इधर म्यूटेशन होता है, जिसके कारण एक्सप्रेस कौन सा CD117। ये सारे तरीके से होते हैं। अदर मार्कर हो सकते हैं CD384 BCL2 वगैरह में याद रखने की जरूरत नहीं है उनको। ये इसमें जो आपको याद रखना है इस तरीके का अंतर, इसमें जो पहला जो उसमें क्या सिम्टम मतलब डिस्फेजिया मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने मिला था, इसमें इतनी डिस्फेजिया मोस्ट कॉमन सिम्टम नहीं मिलेगा। इसमें जो मिलेगा आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरीके हाईली वेस्कुलर ट्यूमर होता है, जिसके कारण इसमें हम बायोप्सी नहीं करते। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो बायोप्सी नहीं आती, इसमें हम CT के आधार पर रेडियोलॉजिकली डायग्नोसिस बनाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में ये दे रहती है। उसमें इधर ही एक वैरायटी मेटोजन स्प्रेड मिला था, कौन सा इंटेस्टाइन वैरायटी में हेमेटोजन स्प्रेड है, डिफी वैरायटी में लिम्फेटिक स्प्रेड मिला है। इसमें कोई वैरायटी नहीं है, खाली बस इधर ही हेमेटोजिनस स्प्रेड होता है, तो इसमें लिम्फ नोड स्प्रेड मिलता ही नहीं। तो इसलिए जब भी इसको डिसाइड करेंगे तो खाली ट्यूमर को डिसाइड करेंगे, हमें वो उसको इधर ही लिम्फ नोड को डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है हकीकत में। ये तो इसमें एक तरीके से स्प्रेड कहाँ हो सकता है? लिवर में स्प्रेड हो सकता है और कहीं स्प्रेड नहीं हो सकता। ये इसलिए तो ट्रीटमेंट के नाम पे क्या होता है? सुमेटिनिव एक तरीके से ट्रीटमेंट के रूप में यदि दिया जाता है। और यदि सर्जरी के बारे में बातचीत करें, सुमेटिनिव दे सकते हैं। यदि सर्जरी के में बातचीत करें तो सर्जरी में सेगमेंटल रिसेक्शन किया जाता है विदिन 2 सेंटीमीटर मार्जिन। तो ये सेगमेंटल रिसेक्शन किया जा सकता है यदि ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो। ये इसमें जो एक तरीके से मिलता है, एक कैनरी स्ट्राइड होता है, उसके संग देखने को मिलता है। कैनरी स्ट्राइड जरूर याद रखें ना, लिख रहा हूँ मैं अपने आप ही। कैनरी स्ट्राइड में क्या होता है? GIST होता है। उसके अलावा पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, उसके अलावा पैरा गैंग्लियोमा। तो कैनरी स्ट्राइड है, मुझे तो पसंद ही है क्योंकि बाकी तो सीधे रिपीट हो रखी है। ये एक होता है गैस्ट्रिक लिम्फोमा पे आते हैं लास्ट में। तो गैस्ट्रिक लिम्फोमा के बारे में क्या पूछ सकता है? तो कुछ नहीं पूछता गैस्ट्रिक लिम्फोमा के बारे में। तो इस तरीके से पूछ सकता है टाइप कौन सा है? गैस्ट्रिक नॉन हॉडकिन लिम्फोमा रहता है। ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा ओल्ड एज में देखने मिलते हैं। साइड कहाँ रहती है? इस तरीके से एंट्रम इन्वॉल्व रहता है। इस तरीके से इसमें किस में देखने को मिलेगा? तो ये तरीके से जो और जो सेकेंडरी स्ट्राइड होते हैं उसके रूप में मिलता है, बल्कि इसमें खुद ही तरीके से जनरेट होने की संभावना कम होती है, बजाय इसके तरीके से दूसरी साइड से इस तरीके से आया और उसने इस तरीके से एक्स्ट्रानोडुलर लिम्फोमा होता है ना, डिफ्यूज बी लार्ज बी सेल लिम्फोमा, उसमें इस तरीके एक्स्ट्रानोडुलर लिम्फोमा के रूप में इन्वॉल्व हो गया। ये डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? इसमें बायोप्सी कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। इसमें जो है वो लंबा क्वेश्चन पूछेगा, अहीर ने पूछा था, वो कहता है कीमोथेरेपी को उसमें बहुत सारी ड्रग यूज़ की जाती है। तो लिम्फोमा के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है तरीके से बता दूँ। हाँ, सिम्टम क्या होता है? तो वेग एब्डोमिनल पेन सबसे कॉमन सिम्टम आता है। क्या? वेग एब्डोमिनल पेन, ये तो एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को
मिलता है। GI हेमरेज भी देखने को मिलता है, लेकिन वो कॉमन नहीं है उतना। ये क्या क्या समझाते हैं, रिटोक्सिमाब यूज़ करते हैं कितने में, चल इसके बारे में तो हम तब पकड़ता करेंगे तब करेंगे। ये जी तो कहते हैं रिटोक्सिमाब एक तरीके से ड्रग्स के रूप में, साइक्लोफॉस्फेमाइड, उसके अलावा विनक्रिस्टीन होती है। ज़्यादातर इस तरीके से जब भी हमने बात करी थायराइड लिम्फोमा में बात करी थी, लगभग इस तरीके सेम ड्रग्स की बात करी थी लगभग, आप याद हो तो हकीकत ना सीरार्चॉप होता है, रिटोक्सिमाब, साइक्लोफॉस्फेमाइड, विनक्रिस्टीन होती है, उसके अलावा प्रेडनिसोन होती है। इस तरीके से प्रेडनिसोन वो है एक तरीके से ये, उसके अलावा डॉक्सोरुबिन। ये 2-3 बार बातचीत कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार बातचीत नहीं करना चाह रहा इसको अंदर। ये तो इस प्रकार हमारा हो गया कौन सा, स्टोमक कैंसर। अब आते हैं तरीके से फटाफट, यदि थोड़ा सा टाइम बचा है तो 2-4 मिनट में ख़त्म करते हैं हमारा क्या कहते हैं ईसोफेजियल कैंसर। तो ठीक है, वो ईसोफेजियल कार्सिनोमा की बातचीत कर रहे हैं। तो ईसोफेजियल कार्सिनोमा में आता है हमारे इस तरीके से कौन सा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन क्या होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा उतना कॉमन नहीं होता है। एडिनो कार्सिनोमा मिलेगा अभी तो वो स्पेसिफिक कंडीशन में बताएगा, जिस तरीके से होता है बेरेटी से वजह GRD होता है, जिसमें इस तरीके से एपिथेलियम माइग्रेट कर जाती है और कार्सिनोमा मिल जाता है ना। एडिनो कार्सिनोमा टाइप का बेरेटो उसी कंडीशन में देखने को मिलता है। बाकी वैसे तरीके मोस्ट कॉमन जो कार्सिनोमा मिलता है वो कहते हैं कि स्क्वैमस सेल मिलता है, जिसमें सारे जो रिस्क फैक्टर आप जोड़ सकते हैं, चाहे हमारा इस तरीके से एल्कोहल हुआ, इस रिस्क फैक्टर, इसके तो रिस्क फैक्टर पता ही है वो क्या होगा। इसके तरीके से क्या हुआ, हमारा एल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया इस तरीके से, या जैकोबाइट्स और डाइवर्टिकुलम के लिए भी बताया था मैंने कि ना इस तरीके से लास्ट स्टेज में लास्ट कॉम्प्लिकेशन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा वही तरीके देखने को मिलता है। एक्लेजिया कार्डिया में भी इस तरीके से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हुआ, उसमें इस तरीके से देखने को मिल सकता है हकीकत में ये। और उसके अलावा पल्मर वेल्सर सिंड्रोम, उसके अलावा अपना हॉट फ्लूइड इंजेक्ट कर लिया बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से, विटामिन ई का इस तरीके से कंजप्शन कम हो गया हकीकत में। ये इस तरीके से इसमें सारी कंडीशन में आपको नाइट्रेस है, ये सारी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, एक तरीके से स्क्वैमस सेल वैरायटी का इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। स्क्वैमस सेल वैरायटी का कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। कुछ आप इतने ओवरलैप भी कर देना, स्टमक के कोई नहीं आ रहा है, में लगभग सेम ही रहते हैं ये चीज़। मतलब सेपरेट क्वेश्चन पूछे तब ज़्यादा लंबाई करने की जरूरत है, नहीं पूछ रहे तो कोई और ठीक है। तो इस तरीके से कहाँ है ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलेगा, ये ज़्यादातर मेटास्टेसिस क्या हो, जो मतलब कॉमन चीज़ें बताया था तरीके से ओल्ड एज में देखने को मिलता है, लिवर में मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। उसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है हकीकत में एपिरुबिन सिस्प्लेटिन सेम रहती है। मतलब एपिरुबिन इसमें 3 और ड्रग यूज़ करते हैं, एपिरुबिन में बताई नहीं थी, एपिरुबिन सिस्प्लेटिन 5-फ्लोरोविसिन सारे तीनों ड्रग उन दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्लिनिकल फीचर के नाम पे क्या देखने को मिलता है, क्लिनिकल फीचर में डिस्फेजिया होता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया यानी पहले सॉलिड से होगी, फिर लिक्विड से, फिर सॉलिड से टाइम से फिर लिक्विड से भी हो जाएगी ये। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है आपको, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है, रेडियल ड्राम इन्वॉल्व है। बाकी ये कोई कॉम्प्लिकेशन टाइप का सही मान लीजिए कि इस तरीके से काफ़ी सारे पेशेंट को कहते हैं मैग्लिनेंट थोरैको ईसोफेजियल फिस्टुला बन गया इस तरीके से, थोरैक्स और अलग इस तरीके से ट्रैकियो ईसोफेजियल थोरैक्स को इस फील कर ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के संग प्रेजेंट करते हैं। तो ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के लिए क्या ट्रीटमेंट करके मैं आपको बताता हूँ, वो होता है हमारा सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटेलिक स्टंट। ये कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि माइग्रेशन करके इस तरीके स्टंट माइग्रेशन, ये तरीके से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यदि आपसे पूछे इसके बारे में, ये ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के बारे में सेम क्वेश्चन जा रहा था, इस तरीके से इतना लिखे नहीं आ जाती आगे की तरीके से क्या होता है मेटल स्टंट यूज कर सकते हैं। यही काफ़ी है। और क्या चीज़ें होती हैं आगे इसमें आते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, जो भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो आता है ना इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है क्या बेरियम सेलो, ये उसमें क्या देखने को मिलेगा, एप्पल कोर मिलेगी, उसके अलावा रेड टेल अपीरियंस देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन क्या सेम रहती है, उसमें एंडोस्कोपी बायोप्सी आती है, एंडोस्कोपी बायोप्सी स्टेजिंग के लिए क्या कर रहे थे, एंडोस्कोपी USG कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे थे। तो काफ़ी कॉमन है, इसलिए मैंने एक लेक्चर ही बनाया इनका हकीकत में ये चीज़ है। उसमें बेरियम सेलो वगैरह नहीं कर रहे थे, उसमें ये अंतर है। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट स्टेजिंग के नाम पे करते हैं, स्टेजिंग करेंगे, स्टेजिंग में नाम है वही सारी स्टेजिंग याद रखनी है। क्या सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होगा, लेमाइना प्रोपिरिया इन्वॉल्व हो गया। इसमें सिरोसा तो होती नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से पहले लेमाइना प्रोपिरिया इन्वॉल्व कर दिया 1A में, फिर 2 में क्या कर दिया, लेमाइना प्रोपिरिया के सम्यूकोसा आ गई, सम्यूकोसा इन्वॉल्व कर दी। उसके बाद मस्कुलर पक्ष हो गया, किसमें तरीके स्टेज 2 में पहुँचे 1A 1B, फिर 2 में पहुँच गया, इसमें किसमें मस्कुलर पॉपिया इन्वॉल्व कर दी। उसमें क्या सिरोसा तो होते नहीं था, एडवेंटिशिया इन्वॉल्व होगी क्या स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, और स्टेज 4A 4B में अंदर आया था।
4 में क्या होता है, उसमें तो खाली बस पेरिटोनियम वगैरह इन्वॉल्व होती है, उसमें एक तरीके प्रॉपर ऑर्गन लिखना पड़ेगा, पूरा पेरिकार्डियम पीपी से लिख सकते हैं, पूरा PID लिख सकते हैं, PAD तो पी इन्वॉल्व कर दी। उसके अलावा ए से एजाइकस वेन याद रख सकते हैं, और डी से क्या होता है डायफ्राम इन्वॉल्व है। ये तो ये तरीके से याद रखने वाला पॉइंट बस खाली यही है। उसके अलावा क्या होता है हमारा बी में याद रखना, पीछे की साइड जाएंगे, पीछे की साइड क्या होता है, इस वजह से ट्रैकिया होती है वो इन्वॉल्व होती है, आयोटा होता है पूरा कंट्रोल कर जाता है वो इन्वॉल्व होता है, लास्ट में क्या आता है वर्टिकल बॉडी। तो उसके लिए इसमें पीछे याद रखना, तो ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा। चलिए पेरिटोनियम इन्वॉल्व होती है, पी से जो भी याद आ सकता है, पी मतलब प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम सारे इन्वॉल्व है, डायफ्राम इन्वॉल्व हो सकता है, और क्या आता है हमारा एजाइगस वेन इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये तरीके से स्टेजिंग हो गई। हकीकत में मैनेजमेंट के नाम पे क्या कहते हैं ईसोफेजियोटोमी करेंगे, इसमें याद रखें वहाँ 5 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं, 10 सेंटीमीटर मार्जिन लेना होता है हकीकत में। तो 10 सेंटीमीटर का मार्जिन लगा क्या करते हैं, तो 3 एक तरीके से प्रोसीजर आते हैं। हाँ पार्ट पे डिपेंड नहीं करता हकीकत में, हाँ पार्ट में कुछ ज़्यादा डिपेंड करता है लेकिन उतना डिपेंड नहीं करता है। एक होते हैं हमारे आइवरी लुइस में कौन सा इन्वॉल्व करता है, इस तरीके से हम थोरेकोटोमी करेंगे, उसके अलावा लेब्रोटोमी कर देंगे। तो क्या उद्देश्य है हमारा, इस तरीके से खिसका के ऊपर पहुंचा देना, जिसके कारण हम बांध सकें उसको, जो है स्टोमक है इस तरीके से। ये लगा रही जो एनास्टोमोसिस बनाया जाता है वो किसमें बनाया जाता है, थोरेक्स में बनाया जाता है ये। तो ये आइवरी लुइस प्रोसीजर होता है ये चीज़ें। इसमें सबसे बड़ी मामला क्या होती है, इसमें तरीके से वेस्कुलर सप्लाई अच्छी होती है। जब भी हम थोरेक्स में कर रहे हैं तो वेस्कुलर सप्लाई तो अच्छी होती है, लेकिन यदि लीक कर गया हमारी चले तो बिल्कुल मीडियास्टिनाइटिस कर देगा, और हकीकत में बहुत तगड़े तरीके से पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाएंगे ये। जिसके कारण आज तारीख में मोस्ट कॉमन कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, ओलिंगर ट्रांस हाइटल ईसोफेगोटोमी करते हैं। ओलिंगर वाला प्रोसीजर होता है, ओलिंगर याद रखना। ओलिंगर क्या होता है, इसमें ओलिंगर में क्या करते हैं, ये किसके लिए किया जाता है, तो ये पता था तो लोअर 1/3 के लिए किया जाता है ये। पहला आइवरी वाला तो मिडिल 1/3 के लिए करते हैं, ये लोअर 1/3 के लिए करते हैं। मिडिल 1/3 से भी ऐसा लगा लीजिए कि ये एक तरीके से जो लेवल पर हम काट रहे हैं वो आयोटा से नीचे है ये। तो जैसे ये आयोटा से नीचे मिडिल 1/3 था, तो लास्ट में आती है हमारी एक तरीके से मैकक्वेन, हाँ ओलिंगर मैकक्वेन आइवरी लुइस, ये याद रखना। तो ये मैकक्वेन में एक तरीके से अपर साइड पर करते थोड़ा सा ये नाम याद रखना, फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं, बस खाली सब प्रोसीजर तो याद रहता है, नाम याद नहीं रहते। तो ये मैकक्वेन होता है हकीकत में थोड़ा सा अपर साइड में रहता है। तो बच्चे कुछ दोनों में क्या होता है, अनास्टोमोसिस कहाँ पे बनाया जाता है, हमारा नेक के अंदर बनाया जाता है ये। तो ये जिसके कारण क्या है हकीकत में देखो मामला तो रहती है मतलब प्रॉपर लीक होने की, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है हकीकत में वो उतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। ये मैकक्वेन में याद रखना 3 जगह इस तरीके से इंसिजन होता है, सर्वाइकल देखना होता है, उसमें तो हमें खाली बस लेप्रोटोमी का इंसिजन है, उसमें सर्वाइकल देखना, खींच के हम निकाल देते हैं, राइस ट्यूब डाल के खींच के निकाल देते हैं। जिससे क्या क्या थोरेकोस्टोमी बिल्कुल करी ही नहीं है हकीकत में, हमने बिल्कुल भी राइस ट्यूब डाल के पुल करा हमने सीधे, इसके कारण क्या है कि बिल्कुल संभावना नहीं रहती, बिल्कुल लेस कॉम्प्लिकेटेड जो रहती है वो होती है ओलिंगर वाली रहती है। इसमें क्या हमने थोरेकोटोमी भी करे, अनास्टोमोसिस भी दूर कर दिया, तो उसमें ये चीज़ तो मतलब इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन जरूर मिलेंगे इसमें, क्योंकि थोरेकोस्टोमी तो करी दी ना हमने थोरेकोटोमी, इसलिए निमोनिया की संभावना मिलती है। उसमें इतनी बिल्कुल भी संभावना नहीं मिलेगी, तो ये पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन है ये। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशन की बात करके चले तो इस तरीके से क्या होता है, तो हमें थोरेकोस्टोमी करते हैं हमें होता है हमने लिम्फेटिक जो होती है तो थोरेसिक अगर वो इंजर कर दी, जिसके कारण क्या होता है काइल लीक देखने को मिल सकता है ये। एक होता है हमारा लियोमायोमा, ये बिनाइन ट्यूमर होता है इस तरीके से, ये इसमें लेट लोअर 2/3 को इन्वॉल्व करता है हकीकत में। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रहेगा इसमें भी तेरी डिस्फेजिया रहता है ये। डिस्फेजिया सिम्टम बेरियम सोलो वाली फाइंडिंग आपको इसमें याद रखनी है, हाँ। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन इसमें बेरियम सोलो चली जाती है, रेडियो सोलो तो ऐसे याद रखना इस तरीके से, उसमें भी तो बायोसी नहीं कर रहे थे ना एक में, ये तरीके से रेडियम सोलो चली जाती है। इसमें क्या करता है स्मूथ पंच आउट फिलिंग इफेक्ट देखने आता है, स्मूथ पंच आउट फिलिंग डिफेक्ट देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट अच्छा ज़्यादा इनक्लेशन। तो इस प्रकार हमारा ये लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। आई होप अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा आपने।